हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आषाढ़ के एक दिन के जिस पाठ को कल पढ़ाया था, जिसमें कालिदास नाटक के तीसरे अंक में पुनः मल्लिका से मिलने आता है, उसकी स्थिति क्या है और किस प्रकार वह मल्लिका के प्रति किए गए त्याग और भावनाओं पर के लिए अपने गांव और प्रांत को छोड़कर के कश्मीर का शासक होने के लिए चला जाता है, परंतु वहां पे विद्रोही शक्तियों के कारण वह स्वयं को थका और हारा हुआ मान करके और पुनः वहां से भाग खड़ा होता है। मातुल द्वारा मल्लिका को यह समाचार मिलता है कि कालिदास ने संन्यास ले लिया, वह काशी चला गया और मल्लिका हतप्रभ सी रह जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके त्याग की, उसके इच्छाओं का, उसकी भावनाओं का जो स्थान था वह उसे नहीं मिल पा रहा है और वह बहुत निराश हो जाती है कि उसने अपने जीवन में जो संघर्ष किया कालिदास के लिए वह स्थान नहीं मिल पाया और अपने आप से बुदबुदाती हुई कहती है कि ऐसा कभी हो नहीं सकता और सहसा कालिदास का प्रवेश होता है। कालिदास और मल्लिका के बीच में वर्षों बाद इस मिलन के दृश्य को मोहन राकेश जी ने बड़े ही मार्मिक तरीके से दिखाया है। परिस्थितियां कितनी बदल गई हैं, मल्लिका में कितना परिवर्तन आ गया है, कालिदास में स्वयं कितना परिवर्तन आ गया है। इन सारी चीजों को वार्तालाप के क्रम में करते हुए कालिदास जिस प्रकार थका हारा हुआ विश्राम की मुद्रा में मल्लिका के घर पर बैठा हुआ है, उसे उसके पीछे यहाँ क्या क्या घटनाएं घटित हो गई इस बात का उसे आभास भी नहीं है। उसे लगता है कि मल्लिका को जिस तरह वह छोड़ के गया है वो सारी स्थिति वैसी होगी, पर यहाँ तो बहुत कुछ परिवर्तित हो चुका है। अब आगे थका हुआ कालिदास बैठ जाता है। कालिदास कहता है, और तुम ही कहाँ पहचानी जाती हो, यह घर भी कितना बदल सा गया है। मैं आशा कर रहा था कि जैसा का तैसा होगा, जो का तो यथा स्थान, पर कुछ भी तो यथा स्थान नहीं है। चारों ओर देखता है, तुमने सब कुछ बदल लिया, सब कुछ। मल्लिका, मैंने नहीं बदला। कालिदास उसकी ओर देखता हुआ फिर टहलने लगता है। जानता हूं तुमने नहीं बदला, परंतु मल्लिका उसके पास आता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह घर कभी मुझे अपरिचित भी लग सकता है। यहाँ की प्रत्येक वस्तु का विन्यास इतना निश्चित था, परंतु आज सब कुछ अपरिचित लग रहा है। क्यों? उसकी आंखों में देखता है, और तुम भी अपरिचित लग रही हो। इसलिए कहता हूँ कि संभव है दृष्टि उतना नहीं बदला जितना मेरी दृष्टि बदल गई। मल्लिका कहती है, थके हो बैठ जाओ, आंखों से लगता है तुम भी स्वस्थ नहीं। कालिदास कहता है, बहुत दिन यहाँ वहां भटकने के बाद यहाँ आया हूँ। कश्मीर जाते हुए भी जिस कारण से नहीं आया था, आज उसी कारण से आया हूँ। क्षण भर दोनों की आंखें मिलती हैं। मल्लिका, आर्य मातुल से यह पता चला। मल्लिका कहती है कि मातुल से आज पता चला कि तुमने कश्मीर छोड़ दिया। कालिदास कहता है कि हाँ, क्योंकि सत्ता और प्रभुता का मोह छूट गया है। आज मैं सबसे मुक्त हूँ, और जो वर्षों से मुझे कसता रहा, वर्षों से मैं जिस बंधन में जकड़ा रहा, कश्मीर में लोग समझते थे कि मैंने संन्यास ले लिया, परंतु मैंने संन्यास नहीं लिया। मैं केवल मातृगुप्त के कलेवर से मुक्त हूँ। कालिदास को अपने गांव से जाने के बाद जब शासक का पद संभालने के लिए इतनी बड़ी पदवी मिली, तो उसका नाम मातृगुप्त के नाम से जाना जाने लगा। उसका एक नया नामकरण हुआ
और उसी बात की चर्चा करते हुए कह रहा है कि मैं मातृगुप्त के कलेवर से या मातृगुप्त का एक जो बोझ मेरे ऊपर डाला गया था, मैं उससे मुक्त हुआ, जिससे पुनः कालिदास के कलेवर में जी सकूं, अर्थात कालिदास के रूप में जी सकूं। एक आकर्षण सदा मुझे उस सूत्र की ओर खींचता था जिसे तोड़कर मैं यहाँ से गया था। यहाँ की एक एक वस्तु में जो आत्मीयता थी वह यहाँ से जाकर मुझे कहीं नहीं मिली। मुझे यहाँ की एक एक वस्तु का रूप और आकार स्मरण है। फिर प्रकोष्ठ में आसपास देखता है, कुंभ, बाल छाल, कुशा, दीपक, गेरू की आकृतियां और तुम्हारी आंखें। जानने के दिन में तुम्हारी आंखों का जो रूप देखा था वह आज तक मेरी स्मृति में अंकित है। मैं अपने को विश्वास दिलाता रहा कि कभी भी लौट कर आऊंगा, यहाँ सब कुछ वैसा ही होगा। कोई द्वार खटखटाता है। मल्लिका अव्यवस्थित होकर उसे देखती है। कालिदास द्वार की ओर जाना चाहती है, वह उसे रोक देती है। मल्लिका कहती है, द्वार बंद रहने दे, तुम जो आज बात कर रहे हो करते जाओ। कालिदास, देख लो तो कौन आया है। मल्लिका, वर्षा का दिन है, कोई भी हो सकता है, तुम बात करते रहो, वह चला जाएगा। बाहर से आगंतुक नशे के स्वर में झल्लाता हुआ लौट आता है, हर समय द्वार बंद है, हर समय द्वार बंद है। कालिदास कौन था ये? कहा ना कोई भी हो सकता है। वर्षा में किसी को भी आश्रय की आवश्यकता पड़ सकती है। कालिदास, परंतु मुझे इसका स्वर बड़ा विचित्र सा लगता है। तुम यहाँ के संबंध में बातें कर रहे हो, लगा जैसे मैं ईश्वर को पहचानता हूँ, जैसे यहाँ की हर वस्तु की तरह यह भी किसी परिचित स्वर का बदला हुआ रूप है। मल्लिका, तुम थके हो, अस्वस्थ हो, बैठकर बात करो। कालिदास एक निश्वास छोड़कर आसन पर बैठ जाता है। मल्लिका घुटनों पर बाहें रखकर कुछ दूर बैठ जाती है। कालिदास कहता है, मैंने बहुत बार अपने संबंध में सोचा है मल्लिका, और हर बार इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अंबिका ठीक ही कहती थी। बाहें पीछे की ओर फैल जाती हैं और आंखें छत की ओर उठ जाती हैं। मैं यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहता था? एक कारण यह था कि मुझे अपने पर विश्वास नहीं था। मैं नहीं जानता था कि अभाव और भर्त्सना का जीवन व्यतीत करने के बाद प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में जाकर मैं कैसा अनुभव करूंगा। मन में कहीं आशंका थी कि वातावरण मुझे छा लेगा और मेरे जीवन की दिशा बदल देगा, और यह आशंका निराधार नहीं थी। आंखें मल्लिका की ओर झुक जाती है। तुम्हें बहुत आश्चर्य हुआ होगा कि मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा हूँ। तुम्हें यह अस्वाभाविक लगा होगा, परंतु मुझे इसमें कुछ भी अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होता। अभावपूर्ण जीवन की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। संभवतः उसमें कहीं उन सबसे प्रतिशोध लेने की भावना थी जिसने जब तक मेरी भर्त्सना की थी, मेरा उपहास उड़ाया था, ओठ काट कर उठ पड़ता है और झरोखों के पास चला जाता है। परंतु मैं यह भी जानता था कि मैं सुखी नहीं हो सकता। मैंने बार बार अपने आप को विश्वास दिलाना चाहा कि कमी उस वातावरण में नहीं, मुझ में है। मैं अपने आप को बदल लूं तो सुखी हो सकता हूँ, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ना तो मैं बदल सका, ना सुखी हो सका। अधिकार मिला, सम्मान मिला, बहुत कुछ मिला। जो कुछ मिला मैंने उसकी प्रतिलिपियां देश भर में पहुंच गईं, परंतु मैं सुखी नहीं हुआ। किसी और के लिए वह वातावरण और जीवन स्वाभाविक हो सकता था, मेरे लिए नहीं था। एक राज्याधिकार का कार्यक्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र से भिन्न था। मुझे बार बार अनुभव होता था कि मैं प्रभुता और सुविधा के मुंह में पड़कर उस क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश किया है, और जिस विशाल में मुझे रहना चाहिए उससे दूर हटाया हूँ। जब भी मेरी आंखें दूर फैली क्षितिज रेखा पर जा पड़ती हैं, तभी मुझे यह अनुभूति सालती है कि मैं उस विशाल से दूर हटाया। मैं अपने को आश्वासन देता हूँ कि आज नहीं तो कल परिस्थितियों पर वश प्राप्त कर लूंगा और समान रूप से दोनों क्षेत्रों में अपने को बांट दूंगा। परंतु स्वयं मैं ही परिस्थितियों के हाथों बनता और चालित होता जा रहा था। जिस कल की मुझे प्रतीक्षा थी वह कल कभी नहीं आया, और मैं धीरे धीरे खंडित होता गया, और एक दिन मैंने पाया कि मैं सर्वथा टूट गया हूँ। मैं वह व्यक्ति हूँ ही नहीं जिसका उस विशाल के साथ कुछ भी संबंध था। कालिदास निरंतर इतने वर्षों के उपरांत मल्लिका से जो मिला तो अपनी व्यथा वह मल्लिका से खुल करके कहना चाहता है। उसे लगा कि
वह अपने हृदय की बात मल्लिका से कहने के लिए उसे वर्षों बाद ये अवसर मिला था। और वह अपने गांव के प्रांत में रहते हुए उसने जिस दुख का और जिस गरीबी को झेला था, उसे अचानक से इस सम्मान के प्रति, उस वातावरण के प्रति वह अपने आप को ढाल पाएगा नहीं, ये हमेशा आशंका उसे बनी रही। और जो गांव और प्रांत में उसके साथ सब कुछ बंधा हुआ था, वह उस चीज को कभी नहीं भूल पाएगा। इतना कुछ होने के बाद भी जिस विशालता की उसने कल्पना की थी, वह विशालता वह हासिल नहीं कर सका। प्रभुता और सुविधा के मुंह में पड़कर उसने उस क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश तो कर लिया, पर जिस विशालता में मुझे रहना चाहिए उससे दूर हट गया। कालिदास की विशालता थी उसकी कविता, और कविता के लिए उसे उपयुक्त वातावरण नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि उसकी कविता का रूप, कविता की स्वतंत्रता उसके गांव और प्रांत से ही जुड़ी हुई थी। और कालिदास अपनी परिस्थितियों के बारे में बताते हुए कहता है कि मैंने ये सोचा था कि मैं दोनों क्षेत्रों में अपने आप को बांट लूंगा और परिस्थितियों के अनुसार चलूंगा, पर मैं परिस्थितियों का गुलाम हो गया और उन्हीं के हाथों से मैं वश में रहा। जिस कल की मुझे प्रतीक्षा थी वह कल कभी आया ही नहीं, और मैं धीरे धीरे खंडित होता गया और टूटता गया। अपने आप को हारा हुआ सा महसूस करके वह उस कमरे में टहलने लगता है कश्मीर जाते हुए, और फिर वो आगे कहता है कि कश्मीर जाते हुए मैं यहाँ से होकर नहीं जाना चाहता था। मुझे लगता था कि यह प्रदेश, पर्वत श्रृंखला, उपत्यकाएं मेरे सामने मूक प्रश्न के रूप ले लेंगी, फिर भी लोभ का संवरण नहीं हुआ। परंतु उस बार यहाँ आकर मैं सुखी नहीं हुआ। मुझे अपने से वितृष्णा हुई, उनसे भी वितृष्णा हुई जिन्होंने मेरे आने के दिन को उत्सव की तरह माना। तब पहली बार मेरा मन मुक्ति के लिए व्याकुल हुआ था, परंतु उस समय मुक्त होना संभव नहीं था। मैं तब तुमसे मिलने के नहीं आया क्योंकि भय था तुम्हारी आंखें मेरे अस्थिर मन को और अस्थिर कर देंगी। मैं इससे बचना चाहता था, इसका कुछ परिणाम हो सकता था। मैं जानता था कि तुम पर उसकी क्या प्रक्रिया होगी, दूसरे तुमसे क्या कहेंगे। फिर उस संबंध में निश्चिंत था कि तुम्हारे मन में कोई ऐसा भाव नहीं आएगा, और मैं यह आशा लिए चला गया कि कल ऐसा आएगा जब मैं तुमसे यह सब कह सकूंगा और तुम्हें अपने मन के द्वंद का विश्वास दिला सकूंगा। यह नहीं सोचा कि द्वंद एक ही व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, परिवर्तन एक ही दिशा को व्याप्त नहीं करता। इसलिए आज यहाँ आकर बहुत ही व्यर्थता का बोध हो रहा है। फिर झरोखे के पास चला जाता है। लोग सोचते हैं मैंने जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा है, परंतु मैं जानता हूँ कि मैंने वहां रहकर कुछ नहीं लिखा। जो कुछ लिखा यहाँ के जीवन का ही संचय है। कुमार संभव की पृष्ठभूमि यह हिमालय और तपस्विनी उमा तुम ही हो। मेघदूत में यश की पीड़ा मेरी पीड़ा है, और विरा विमर्दिता यक्षिणी तुम ही हो। यद्यपि मैंने स्वयं यहाँ होने और तुम्हें नगर में देखने की कल्पना की, अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला के रूप में तुम ही मेरे सामने थी। मैंने जब जब लिखने का प्रयत्न किया, तुम्हारे और अपने जीवन के इतिहास को फिर दोहराया, और जब उससे हटकर लिखना चाहा तो रचना प्राणवान नहीं हुई। रघुवंश में अज का विलाप मेरी ही वेदना है, अभिव्यक्ति है। मल्लिका दोनों हाथों से मुंह छिपाकर लेती है। कालिदास सहसा बोलते बोलते रुक जाता है और क्षण भर उसकी ओर देखता है। चाहता था तुम यह सब पढ़ पाती, परंतु सूत्र कुछ इस रूप में टूटा था कि मल्लिका मुंह से हाथ हटाकर नकारात्मक भाव से सिर हिलाती है। मल्लिका यह सूत्र कभी नहीं टूटा। उठकर वस्त्र में लिपटे पन्ने कोने से उठा लाती है और कालिदास के हाथ में रख देती है। कालिदास पन्ने उठाकर पन्ने पलटकर देखता है
कालिदास मेघदूत, तुम्हारे पास मेघदूत की प्रतिलिपि कैसे पहुंच गई? मल्लिका, मेरे पास तुम्हारी सब रचनाएं हैं। रघुवंश और शाकुंतलम की प्रतियां कुछ ही मास पहले मुझे मिल पाई हैं। तुम्हारे पास मेरी सारी रचनाएं हैं, परंतु ये यहाँ कैसे उपलब्ध हुई और क्यों, कैसे और क्या? मल्लिका, उज्जैनी के व्यवसायी कभी कभी इस मार्ग से होकर जाते थे और उनके पास से ये प्रतिलिपियां मिल जाती हैं। मैंने कहकर मंगवाई थी, वर्ष 2 वर्ष में कहीं एक प्रतिलिपि मिल जाती थी। और इनके लिए धन? मल्लिका, वर्ष 2 वर्ष में एक प्रति मिल जाती थी। धन एकत्रित करने के लिए बहुत समय रहता था। कालिदास सिर झुकाए आसन पर आ बैठता है। कालिदास, जो अभाव वर्षों से मुझे सालते रहे, वे आज और बड़े प्रतीत हो रहे हैं। मल्लिका, मुझे वर्षों पहले यहाँ लौट आना चाहिए था, ताकि यहाँ वर्षा में भीग कर लिखता, और वह जो कुछ मैं नहीं लिख पाया और जो आषाढ़ के मेघों की तरह मेरे अंदर उमड़ घुमड़ रहा है, उसे मैं लिख नहीं पाया। और निश्वास छोड़ते हुए आसन पर रखे ग्रंथ को उठा लेता है और पन्ने पलटने लगता है, परंतु बरस नहीं पाता, क्योंकि उसे ऋतु नहीं मिलती, वायु नहीं मिलती। यह कौन सी रचना है? ये तो केवल कोरे पृष्ठ है। पन्ने को पलटता है और कहता है कि ये तो कोरे पृष्ठ है। मल्लिका, ये पन्ने अपने हाथों से बनाकर सिए थे। सोचा था राजधानी से आओगे तो यह तुम्हें भेंट दूंगी, कहूंगी कि इन पृष्ठों पर सबसे बड़े महाकाव्य की रचना करना, परंतु इस बार जब तुम आकर नहीं आए तो यह भेंट पड़ी रही। अब तो पन्ने टूटने लगे और मुझे कहते संकोच होता है कि ये तुम्हारी रचना के लिए है। कालिदास पन्ने पलटता जाता है। कालिदास, क्या ये पृष्ठों को तुमने अपने हाथों से बनाया है? इन पर एक महाकाव्य की रचना करूंगा। पन्ने पलटते हुए एक स्थान पर रुक जाता है। स्थान स्थान पर पानी की बूंदें पड़ी हैं, जो निसंदेह वर्षा की बूंदें नहीं हैं। लगता है तुमने अपनी आंखों से इन कोरे पृष्ठों पर बहुत कुछ लिख डाला है। आंखों से ही नहीं, स्थान स्थान पर ये पृष्ठ श्वेत कणों से मैले हुए हैं। स्थान स्थान पर फूलों की सूखी पत्तियां ने अपने रंग इन पर छोड़ दिए हैं। कई स्थानों पर तुम्हारे नखों ने इन्हें छिला है, तुम्हारे दांतों ने इन्हें काटा है। और इसके अतिरिक्त ये ग्रीष्म के धूप के हल्के गहरे रंग, हेमंत की पत्र धूली और इस घर के सीलन, ये पृष्ठ अब कोरे कहाँ है? मल्लिका, इन पर एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है, अनंत सर्गों के एक महाकाव्य की। कालिदास मल्लिका द्वारा तैयार किए गए कोरे पृष्ठों के पन्नों को पलटते हुए उस पर अनकहे शब्दों को केवल उस पन्नों पे उभरे कुछ अक्ष से, कुछ चिन्ह से पहचान लेता है, जिसने मल्लिका के हृदय की व्यथा को कहीं आंसू की बूंदों के रूप में, कहीं एक मुश्किलों के रूप में, कहीं दर्द के रूप में, कहीं मार्मिकता के रूप में, जो उस पृष्ठों पर उभर के आए हैं, उसको पहचानता है, उसको पहचान जाता है। और उसे मल्लिका की इन दिनों में क्या मनोदशा रही, इस मनोदशा को भी वह भांप लेता है। और जिस पृष्ठों की रचना मल्लिका ने महाकाव्य की रचना के लिए की थी, उस बारे में कालिदास कहता है कि इस कोरे पृष्ठ के पन्नों ने एक बहुत बड़े महाकाव्य की रचना बिना कुछ लिखे कह दी है। अनंत सर्गों की, अर्थात अनंत अध्यायों की महाकाव्य की रचना तो इन कोरे पृष्ठों पर हो चुकी है। और इन पृष्ठों पर अब कुछ नया क्या लिखा जा सकता है? उठकर झरोखे के पास जाता है, कुछ क्षण बाहर देखता है और मल्लिका की ओर मुड़ जाता है। परंतु इसके आगे का जीवन शेष है। हम फिर अत से आरंभ कर सकते हैं, अर्थात फिर से हम अपना जीवन आरंभ कर सकते हैं। तब तक अंदर से बच्ची के गुनगुनाने और रोने का शब्द सुनाई देता है। मल्लिका सहसा उठकर उद्विग्न भाव से चल देती है। कालिदास हतप्रभ सा उसे जाते देखता है। कालिदास मल्लिका रुककर उसकी ओर देखती है। कालिदास, किसके रोने का शब्द है? मल्लिका, यह मेरा वर्तमान है। अंदर चली जाती है। कालिदास प्रकोष्ठ के बीचों बीच आ जाता है। कालिदास, तुम्हारा वर्तमान? कोई द्वार खटखटाता है। फिर पैर की चोट से द्वार अपने आप खुल जाता है। जोड़ी में विलोम
द्वार को कोसता खड़ा है, वस्त्र कीचड़ से लथपथ है, वह झूलता सा अंदर आता है। विलोम। भीगे दिनमल फिसल कर गिरे और गिरे खाई में। कितनी बार कहा है भैया विलोम, बहुत ऊंचे मत चढ़ाकर, परंतु भैया विलोम क्यों मानने लगे। पहले आए तो द्वार बंद, लौट कर गए तो फिसल गए, फिर आए तो द्वार बंद, फिर लौट कर जाते तो क्या होता। आज का दिन ऐसा है कि कालिदास को देखते देखते बोलते रुक जाता है। दृष्टि का भाव ऐसा हो जाता है जैसे किसी सूक्ष्म वस्तु का अध्ययन कर रहा है। ना जाने आंखों को भी क्या हो गया है। कभी परिचित अपरिचित बहुत सी आकृतियां परिचित जान पड़ती हैं और कभी परिचित आकृतियां भी परिचित नहीं लगती। अब यह इतनी परिचित आकृति है कि मैं इसे पहचान ही नहीं रहा। आकृति जानी हुई है और व्यक्ति नया सा लगता है। क्यों बंधु, तुम मुझे पहचानते हो। मल्लिका अंदर से आती है और विलोम को देखकर द्वार के पास जड़ हो जाती है। मल्लिका और कालिदास के बीच में वार्तालाप हो रही है। मल्लिका के वर्षों के संजोए हुए जीवन से कालिदास को यह आभास हो जाता है कि मल्लिका अभी तक उससे जुड़ी हुई है और वह उसके साथ फिर से जीवन आरंभ करने की बात करता है। तभी एक बच्ची की रोने की आवाज आती है और मल्लिका उसे अपना वर्तमान बताती है और सहसा फिर वर्षा में भीगते हुए विलोम का द्वार के अंदर प्रवेश होता है और वह नशे में धुत है और बहुत कुछ कहना चाह रहा है। कालिदास को ना पहचानते, कुछ पहचानते हुए कुछ ना पहचानते हुए का भाव उसके चेहरे पर है और कुछ अपरिचित और परिचित के बीच में वह झूलता हुआ कालिदास को पहचानने का प्रयत्न करता है। तब तक मल्लिका अंदर से आती है और विलोम को वहां देख करके वो जड़ सी हो जाती है। कालिदास, आकृति बहुत बदल गई है परंतु व्यक्ति आज भी वही है। बहुत सी आकृति बदल गई है पर आज भी तुम वही व्यक्ति हो। विलोम स्वर भी परिचित है और शब्द भी। आंखें स्थिर करके देखने का प्रयत्न करता है, फिर सहसा होता है। तो तुम हो। गिरने और चोट खाने का सारा कष्ट दूर हो गया। कितने दिनों में तुम्हें देखने की लालसा मन में थी, आओ। उसकी ओर बाहें बढ़ाता है परंतु कालिदास उसके सामने से हट जाता है। गले नहीं मिलोगे। मेरा शरीर मैला है इसलिए या मुझसे घृणा है, परंतु इस तरह मेरा तुम्हारा संबंध नहीं टूट सकता। तुमने कहा था ना कि हम एक दूसरे के निकट पड़ते हैं। नहीं कहा था। मैंने इन वर्षों में उस निकटता में अंतर नहीं आने दिया। मैं तो समझता हूँ कि हम एक दूसरे के और भी निकट हैं। मल्लिका की ओर मुड़ता है। क्यों मल्लिका, मैं ठीक नहीं कहता। तुम वहां स्तंभित से खड़ी। विलोम, इस घर में अब तो अयाचित अतिथि नहीं, अयाचित मतलब बिना बुलाए मेहमान नहीं है। अब तो अधिकार से आता है। नहीं, अब तो इस घर में कालिदास का स्वागत और आतिथ्य कर सकता है। नहीं। फिर कालिदास की ओर मुड़ता है। कहो कि कितनी आकस्मिक बात है कि तब भी मुझे इसी घर में भेंट हुई थी और आज भी यही हुई। परंतु सच मानो यह आकस्मिक बात नहीं है। तुम जब भी आते हमारी भेंट यही होती। मल्लिका की ओर मुड़ता है। तुमने जब तक कालिदास के आतिथ्य का उपक्रम नहीं किया। वर्षों के बाद अतिथि घर में आए हैं और उसका आतिथ्य ना हो। जानती हो कालिदास के इस प्रदेश के हरित शावकों का कितना है। कालिदास को इस प्रदेश के हरित शावकों से कितना मोह है। फिर कालिदास की ओर मुड़ता है। एक हरित शावक इस घर में भी है। तुमने मल्लिका की बच्ची को नहीं देखा। उसकी आंखें किसी हरिण शावक से कम सुंदर नहीं। और जानते हो अष्टावक्र क्या कहता है? कहता है। मल्लिका सहसा आगे बढ़ जाती है। मल्लिका, आरे विलोम। विलोम हंसता है। तुम नहीं चाहती कि कालिदास यह जाने कि अष्टावक्र क्या कहता है, परंतु मुझे इसकी बात पर विश्वास नहीं होता। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि संभव है कालिदास ही देखकर बता सके कि अष्टावक्र की बात कहाँ तक सच है। क्या बच्चे की आकृति सचमुच विलोम से मिलती है या? मल्लिका हाथों में मुंह छिपाए हुए आसन पर बैठ जाती है। विलोम कालिदास के पास जाता है। चलो देखोगे? कालिदास, यहाँ से चले जाओ। विलोम, चला जाओ। हंसता है। इस घर से या ग्राम प्रांत से ही सुना है शासन बहुत बली होता है, प्रभुता में बहुत सामर्थ्य होती है। कालिदास, मैं कह रहा हूँ तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम यहाँ लौट आए हो, क्योंकि वर्षों से छोड़ी हुई भूमि आज तुम्हें फिर अपनी प्रतीत होने लगी है।
क्योंकि तुम्हारे अधिकार शाश्वत हैं। और हंसता है। विलोम आज कालिदास की हंसी उड़ा रहा है, क्योंकि उसके ऊपर व्यंग से हंसता है और कहता है कि तुम अपने अधिकार और प्रभुता के कारण मुझे यहाँ से जाने को कह रहे हो, और फिर तुम अपने उसी स्थान पर लौट आए हो जैसा तुम्हारे बाहर जीवन की गति ही नहीं है। तुम ही तुम हो और कोई नहीं, परंतु समय निर्दय नहीं है। उसने औरों को भी सत्ता दी है, अधिकार दिए हैं। वह धूप और नैवेद्य लिए घर की देहली पर रुका नहीं रहा। उसने औरों को अवसर दिया, निर्माण किया है। तुम्हें उस निर्माण से वितृष्णा होती है, क्योंकि तुम जहाँ अपने को देखना चाहते हो नहीं देख पा रहे हो। कई क्षण उसकी ओर देखता रहता है, फिर हंसता है। तुम चाहते हो इस समय मैं यहाँ से चला जाऊं? मैं चला जाता हूँ इसलिए नहीं कि तुम आदेश देते, परंतु इसलिए कि तुम आज यहाँ अतिथि हो और अतिथि की इच्छा का मान होना चाहिए। द्वार की ओर चल देता है। द्वार के पास रुककर मल्लिका की ओर देखता है। देखना मल्लिका आतिथ्य में कोई कमी ना हो। जो अतिथि वर्षों में एक बार आया है वह आगे जाने कभी आएगा या नहीं। अर्थपूर्ण दृष्टि से दोनों की ओर देखता है और चला जाता है। मल्लिका मुंह से हाथ उठाकर कालिदास की ओर देखती है और कुछ क्षण दोनों चुप रहते हैं। मल्लिका, क्या सोच रहे हो? कालिदास झरोखे के पास आता है। सोच रहा हूँ कि आषाढ़ का ऐसा ही दिन था, ऐसी ही घाटी में मेघ भरे थे और असमय अंधेरा हो आया था। मैंने घाटी में एक आहत हरिण शावक को देखा था और उसे उठाकर यहाँ से लाया था। तुमने उसका उपचार किया था। मल्लिका उठकर उसके पास चली जाती है। मल्लिका, और भी तो कुछ सोच रहे हो? और सोच रहा हूँ कि उपत्यकाओं का विस्तार वही है, पर्वत शिखर की ओर जाने वाला मार्ग भी वही है, और वायु में वैसी ही नमी है, वातावरण की ध्वनियां भी वैसी हैं, और चेतना वही है जिसमें कंपन होता है, वही हृदय है जिसमें आवेश जागता है। परंतु मल्लिका देखती है, कालिदास जाता है और आसन से ग्रंथों को उठा लेता है, परंतु यह कोरे पृष्ठों पर महाकाव्य तब नहीं लिखा गया था। मल्लिका, तुम तो कह रहे थे कि अत से आरंभ करना चाहते हो। कालिदास निश्वास छोड़ता है। कालिदास, मैंने कहा था कि मैं अत से आरंभ करना चाहता हूँ। यह संबंध इच्छा का समय के स्वाधीन था, परंतु देख रहा हूँ कि समय अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि फिर अंदर से बच्ची के रोने का शब्द सुनाई देता है। मल्लिका झट से अंदर जाती है। कालिदास ग्रंथ आसन पर रखता हुआ जैसे अपने को उत्तर देता है। कालिदास, क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। बिजली चमकती है, मेघ गर्जन सुनाई देता है। कालिदास एक बार चारों ओर देखता है, फिर झरोखे के पास चला जाता है। वर्षा पड़ने लगती है। वह झरोखे के पास आकर ग्रंथ को एक बार फिर उठाकर देखता है और रख देता है। फिर एक दृष्टि अंदर की ड्योढ़ी की ओर देखता है। क्षण भर सोचता सा वहीं रुका और फिर बाहर से दोनों किवाड़ मिला देता है। वर्षा और मेघ गर्जन का शब्द बढ़ जाता है। कुछ क्षणों के बाद मल्लिका बच्ची को बक्स से सटाए हुए अंदर आती है और कालिदास को ना देखकर दौड़ती हुई झरोखे के पास जाती है और बुलाती है, कालिदास। उसी तरह झरोखे के पास से आकर ड्योढ़ी के किवाड़ खोल देती है। कालिदास पैर बाहर की ओर बढ़ने लगते हैं, परंतु बच्चों को बाहों में देखकर जैसे जकड़ जाती है और फिर टूटी सी आकर आसन पर बैठ जाती है। बच्ची को और साथ सटाकर रोती हुई चुमने लगती है। बिजली बार बार चमकती है और मेघ गर्जन सुनाई देता है। कालिदास जिस प्रकार मल्लिका से मिलने आया था, विलोम से उसका वार्तालाप होता है। बच्ची के रोने की आवाज सुन करके अत से आरंभ करने की बात वो करके और फिर कालिदास को वस्तु स्थिति का अंदाजा होता है और वह मल्लिका के किसी भी प्रश्न का उत्तर ना दे करके चुपचाप उस आषाढ़ के दिन की, उसी मेघ गर्जन की, उसी वातावरण में की कल्पना, उसी वातावरण में वह पुनः दरवाजा खोल के बाहर निकल जाता है। उसे लगता है कि जिस समय को, जिस स्थान को वह छोड़ के गया था वो वैसा ही होगा, लेकिन समय इन सारी चीजों में, इन सारे संबंधों में, इन सारी भावनाओं में सबसे शक्तिशाली जो है वो समय है। समय ने सब कुछ बदल दिया है और उसे ऐसा लगता है कि जिस वर्तमान बच्चे के बारे में बात हो रही है वो एक क्षण में उसके विलाप से कालिदास के कथन में
बहुत ही परिवर्तन आता है। और मल्लिका फिर आकर के उसे अध से आराम करने की बात के बारे में जब पूछती है तो वह निरुत्तर हो जाता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और फिर मल्लिका उसे खोजती हुई दौड़ती तो है, पर बच्ची को अपने हृदय से लगा करके वह बच्ची के मुंह में पड़ करके अपने आप को रोक लेती है और कालिदास फिर उस आषाढ़ के दिन की वर्षा में विलीन हो जाता है। इस प्रकार आषाढ़ के एक दिन के इस तीसरे अंक का समापन हुआ। तीसरे अंक पर आधारित जो भी प्रश्न उत्तर अभ्यास पुस्तिका में दिए हैं उसको आप करें। जो भी रिलेटेड स्टेटमेंट है उसके आधार पर अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हल करें। अभ्यास पुस्तिका के वे प्रश्न जो है उन पे प्रश्न नंबर अंकित है और उसको समझने की कोशिश करें। अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमें ग्रुप में लिख के जरूर भेजें। थैंक यू।